बादल फट गया, अभी अभी रिसेंटली उत्तराखंड में बादल फटा है ना, और पंजाब में भी बाढ़ आई है ना, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ। ये अनसिस्टमेटिक रिस्क था। अनसिस्टमेटिक रिस्क था। बैंक ने तो कभी ये नहीं कहा, आरबीआई ने तो कभी ये नहीं कहा कि आपका पैसा वापस ही नहीं मिलेगा। मतलब अगर मान लीजिए आपके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो एक ही बैंक में क्यों रखना 2.5 लाख रुपए के 4 बैंक अकाउंट खोलने का कोई पैसा तो लगता नहीं है। तो 4 बैंक अकाउंट खोल के वहां पर रख सकते हैं, वहां मेंटेन कर सकते हैं। कि इस देश में ज्यादातर लोगों का नुकसान लालच की वजह से ही होता है। तो ऐसी सोच से अगर आप स्टॉक मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं, और आप भी अगर ऐसी सोच से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही मत करिए। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। देखिए, ये एक जबरदस्त सीरीज में शुरू करने वाला हूं। ऐसी सीरीज जहां पर हम और आप मिल के स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे, और सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं सीखेंगे बल्कि फाइनेंस के बारे में भी सीखेंगे। और कैसे सीखेंगे? सीखने का तरीका अभी तक YouTube पर जितने भी आप सीखने के तरीकों से सीख रहे हैं, उन तरीकों में आप कैसे सीख रहे हैं कि वन साइडेड कोई भी YouTube पर इन्फ्लुएंसर बोलता है और आपको उसको सुनना पड़ता है, उसका जवाब आप देंगे या उससे रिलेटेड आप कोई सवाल पूछेंगे, तो वो कम्युनिकेशन YouTube पर होती नहीं है। इस समस्या का समाधान क्या था? इस समस्या का समाधान हमने निकाला 7 डेज चैलेंज से। अब 7 डेज चैलेंज क्या है? 7 डेज चैलेंज का मतलब क्या होता है? इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में मेरे साथ आप ही की तरह स्टॉक मार्केट से एकदम अननोन व्यक्ति, जिनको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना नहीं आता है, राजस्थान से आए हैं, गुजरात में रहते हैं, और नाम है इनका बबूता राम जी या फिर मनोज कुमार जी। तो साथ में है मेरे, और स्टॉक मार्केट इनको सीखना है। तो हमने एक कंटेस्ट निकाला 7 डेज चैलेंज। उस कंटेस्ट में क्या था? उस कंटेस्ट में हमने ऐसा किया कि हमने एक फॉर्म दिया, फिल किया। आप भी फिल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक है उस फॉर्म का। और स्पिन द व्हील करते हैं हम हर हफ्ते, और एक कंटेस्टेंट को बुलाएंगे, एक व्यक्ति को बुलाएंगे अपने पास स्टूडियो में। और बुलाने के लिए हम आपको टिकट का भी पैसा देंगे, हम आपको यहाँ रुकने की भी व्यवस्था करेंगे, हम आपके यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था करेंगे, सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। आपको यहाँ पर साथ में रहना पड़ेगा, और 7 डेज चैलेंज में स्टॉक मार्केट को 7 एपिसोड्स के अंदर सीखना पड़ेगा। और जब आप सीखेंगे, आप उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे, तो इनके माध्यम से आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी सीख जाएंगे। अब इस पूरे सीरीज में हम लोग बात क्या करने वाले हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम शुरुआत करेंगे, जो पहला एपिसोड होगा उस एपिसोड में हम कहां से शुरुआत करेंगे? हम शुरुआत करेंगे कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है, क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर स्टॉक मार्केट नहीं तो और कौन से मीडियम्स हैं जिन मीडियम्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो स्पॉट यानी कि कैश फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है। अब जब कैश फ्यूचर ऑप्शन के बारे में जब हम जान लेंगे, फिर हम समझेंगे कि इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे पोजिशनल ट्रेडिंग को भी समझ लेंगे, तो फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम कैसे ट्रेड करें, अपने ट्रेड्स को कैसे परफॉर्म करें। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड्स को परफॉर्म करने के लिए हम लोग सहारा लेंगे ऑप्शन चेन यानी कि एलटीपी कैलकुलेटर का। और एलटीपी कैलकुलेटर के जितने भी प्रॉस एंड कॉन्स है, जितने भी मीडियम से उस पर बनी हुई जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, उन सारी स्ट्रेटजीज को 1 बाय 1 सीखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ हम पोजिशनल ट्रेडिंग यानी कि कैश या फ्यूचर में पोजिशनल ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, ऑप्शन की राइटिंग्स किस तरीके से करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, एग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, कंजर्वेटिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, इन सब बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम आपकी तय करने की कोशिश करेंगे कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो मेरे साथ हैं बबूता राम जी, मेरे साथ हैं, इनका नाम दोनों है मनोज कुमार जी, तो जो भी नाम से आप इनको संबोधित कर लीजिए। तो ये आए हुए हैं गुजरात से, और ये किस एक्साइटमेंट के साथ आए हुए हैं, इनकी एक स्टोरी देखते हैं हम लोग, इनकी एक कहानी देखते हैं कि इनकी कहानी क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम बबूता राम है। मेरे राजस्थान में मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम ये रखा था, लेकिन मेरे गुजरात में सब मुझे मनोज भाई का नाम से जाना जाता है। मेरे मोबाइल की रिपेयरिंग की शॉप मेरी। घर में मेरे 3 भाई है, मम्मी पापा है, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे। मम्मी पापा हमारे राजस्थान में पाली ज़िले में रहते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा, पाली ज़िले के पास एक छोटा सा गाँव है, हमारा गाँव का नाम है टेवाली। स्टॉक मार्केट में एक दिन में दुकान में काम करता था, लेकिन एक कोई
कस्टमर आया था, उसने ऐसा कुछ बताया। मैंने देखा कि ये क्या है, मुझे तो पता नहीं है क्या है, लाइन ऊपर ऊपर जा रही नीचे जा रही है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसको मुझे मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की, ग्रो की, मैंने डाउनलोड की ना, मैंने इसको यूज़ किया। फिर मैंने यूज़ किया, थोड़े दिन मैंने उसके ऊपर जा रहा था, खरीद रहा था, नीचे आ रहा था, वो वापस निकलता था, ऐसे करते थोड़ा बहुत लॉस हो गया। फिर मैंने यानी कुछ सोचा कि ये क्या है, उसको मुझे समझना पड़ेगा। तो फिर मैंने एक यूट्यूब से भगवान से प्रार्थना की, मुझे कुछ ऐसे कोई गुरु दो जो मुझे सही दिशा दिखा सके। तो मैंने यूट्यूब से कुछ देखा ना, प्लस अंदर मैंने एक महीने पहले का वीडियो देखा, जो पुष्कर राज ठाकुर और विनय प्रकाश तिवारी का जो वीडियो था, उसमें आप ऑप्शन चेन के बारे में बता रहे हैं। जो एक महीने प्रिडिक्शन जो पहले की थी, वो एक महीने के बाद वो प्रिडिक्शन कंप्लीट हुई, मतलब परफेक्ट हो गई थी। मुझे लगा फिर ये मेरे लिए एक परफेक्ट गुरु होगा। मैंने फिर सोचा मैं कि सीखने के बाद में एक दिन सीखने के बाद, सक्सेस होने के बाद वहाँ पर जाऊँगा, उनके पास रहूँगा मैं। मनोज कुमार जी, आपकी स्टोरी तो हमने देख ली। आप आए हुए हैं, आप राजस्थान से हैं, आपके पेरेंट्स किसान हैं और आप मोबाइल की शॉप चलाते हैं। सबसे पहला सवाल, और जो सबके लिए है, आप सबके लिए है, सबसे पहला सवाल कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, ये आपके मन में हमेशा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, अब हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, आखिर क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, एक चीज आपको समझनी है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना, तो कुछ सवाल आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। मैं आपसे पूछता हूं और आप लोग अपने आप से पूछिए, और उन सवालों का जवाब आप प्राप्त कर लेंगे। अगर आपने उन सवालों का जवाब ढूंढ लिया और उसका सही जवाब ढूंढ लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने लायक हैं या नहीं है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 कि क्या आप कोई जॉब या नौकरी या व्यापार करते हैं? हाँ, करते हैं। आप अपने बारे में सोचिए कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। आप जो नौकरी, जॉब या व्यापार करते हैं, उससे जो भी इनकम आप अर्न करते हैं, क्या उस इनकम के अलावा आप कुछ पैसा महीने का बचा पाते हैं? हाँ, बचाते हैं ना, बचा पाते हैं। जो लोग नहीं बचा पाते हैं, वो लोग यहीं से फिल्ट्रेट हो जाएं। अगर आप नहीं बचा पाते, फिर स्टॉक मार्केट यानी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है। अगर आप बचा पाते हैं तो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट आपके लिए है। अब जब पैसा बचा पाते हैं, तो उस पैसे का आप क्या करते हैं? उस पैसे को हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं या कोई एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। हम म्यूचुअल फंड और एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी में कैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आप? कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं या एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं? इसके बारे में तो हमको नॉलेज नहीं। जो ऐसी जो अच्छा सा फंड है, उसके बारे में थोड़ा बहुत उस समझने के बाद हमको उसमें करते, बैंकों के जैसे अच्छे सेक्टर उसके अंदर करते। चलिए ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं। क्या आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है? हाँ, मैंने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। परिवार के लिए? परिवार के लिए नहीं, मेरा खुद का ही है। नहीं, तो अगली बार जब भी आप अब इन्वेस्ट करेंगे, जब यहाँ से सीख के, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी और आपके परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम होना चाहिए। मेरा मैंने भूल गया, हेल्थ इंश्योरेंस है मेरा। अच्छा, परिवार का? सबका चारों का है। चारों का हेल्थ इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस है मेरा। आपने अपना खुद का? मेरा खुद का है। हाँ, ये सही है, यही सही तरीका है। जो अर्निंग मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड है, जो भी अर्निंग मेंबर है, अगर आप अपने घर के अर्निंग मेंबर हैं, तो आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस आपके साथ इंक्लूडिंग होना चाहिए। अगर ये है, देन यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं। फिर आपके पास जो पैसा बच रहा है, आप उसको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी उम्र का भी ध्यान देना होता है ना। उम्र मतलब कि अब ऐसा भी नहीं हो कि आप रिटायरमेंट के एज के बहुत करीब पहुंच गए हों, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो देखने में तो आप ठीक ठाक यंग लग रहे हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 हो गई होगी? नहीं भाई, 35। अच्छा, 35 ही है। हाँ। मुझे लगा 60 है। नहीं। अच्छा, नहीं, आपको नहीं बोल रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं, अगर वो कमेंट नहीं किए तो वो 60 के पक्के हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों। देखिए, क्या होता है कि हम लोग बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को देख के बड़े लालायित होते हैं। जैसे आपके गुजरात के 2 बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया में, जो नाम रोशन किए हुए हैं पूरी दुनिया में, अंबानी साहब और अडानी साहब। इसके अलावा गुजरात में ही आपके टाटा की कार की फैक्ट्री है, कंपनी है, जहाँ पे कार बनती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसेस हमको देख के लगता है, यार काश कि मेरा भी ऐसा व्यापार होता। सबको लगता है? हाँ, लगता है। तो मेरा भी ऐसा व्यापार होता, तो मेरा ऐसा व्यापार तो है नहीं, लेकिन मैं ऐसे व्यापार में पैसा लगा सकता हूँ।
कैसे लगा सकता हूं? उसका मीडियम है स्टॉक मार्केट। यानी कि उनको फंड्स की जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है। क्यों पैसे की जरूरत है? क्योंकि उनको इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज चलानी है, तो वहां पैसा चाहिए, है ना। अब माल खरीदना और बेचना तो सब कुछ ठीक है, जब वो कार बनाएंगे, कार बेचेंगे, तो उसमें उनको प्रॉफिट होगा, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि अपने आप को बड़ा कर पाए। तो जब बड़ा कर पाए तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में सरप्लस पैसा, सरप्लस पैसा कौन सा पैसा होता है? जो मैंने आपसे सवाल पूछे, बचा हुआ पैसा। हाँ, बचा हुआ पैसा। नौकरी, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इन सबके बाद, बच्चों की पढ़ाई, सबके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो सरप्लस पैसा है। वो सरप्लस पैसा जब आप पैसा बाजार में डालते हैं तो वो पैसा वो उनके काम में आता है, डायरेक्टली काम में नहीं आता। ये तो सेकेंडरी मार्केट है। जब पहली बार कोई आईपीओ आता है ना, तभी जो आप पैसा डालते हैं वही पैसा है, उसके बाद तो वो रोटेट होता रहता है। ये तो सेकेंडरी मार्केट तो एग्जिट होने का तरीका है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह का मार्केट हो गया, नोट कर लीजिए। प्राइमरी मार्केट कौन सा है? प्री लिस्टिंग, यानी कि कोई भी स्टॉक आपको यहाँ लिस्टेड दिखाई दे रहा है, उसके पहले, जैसे आज के समय में एग्जांपल मैं लूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी भी लिस्टेड नहीं है एक्सचेंज पर, और अगर अभी भी लिस्टेड नहीं है एक्सचेंज पर, ऐसे केस में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्री लिस्टिंग में है, लिस्टिंग के पहले। ऐसे केस में आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स अगर परचेज करते हैं तो ऐसा परचेजिंग, ऐसी खरीदारी प्राइमरी मार्केट की खरीदारी कहलाएगी। अब प्राइमरी मार्केट में एक बार जब आप इन्वेस्टेड हो गए, तो जब आप यहां पर प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली वो पैसा कंपनी को पे करते हैं उसके शेयर्स खरीदने के लिए। बात समझ में आ गई आपको? आ रही मुझे। अच्छा, यही प्राइमरी मार्केट से जब आपको एग्जिट करना पड़ेगा, तो जैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आगे चल के लिस्टेड हो जाएगी, है ना, हाँ। तो लिस्टेड हो जाएगी तो वो सेकेंडरी मार्केट में पहुंच जाएगी, सेकेंडरी मार्केट कहलाने लगेगा। तो वहां पर आपके पास लिक्विडेट हो जाएगा, यानी आप एग्जिट करने के आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। जब भी आप चाहें उसके शेयर्स को बेच के निकल सकते हैं। जैसे आपकी छोटी सी दुकान है, तो क्या सवाल ये उठता है कि मैं बिना लिस्टेड हुए मेरी छोटी सी दुकान में ही 5,000 लोगों से इन्वेस्ट करवा दूं और उस दुकान को शोरूम बना दूं, क्या ये कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि हमारे पास स्किल नहीं हो। नहीं, स्किल वाली बात नहीं। मान लीजिए अब आपके पास बेहतरीन स्किल है, हाँ। हैं? मान लीजिए आप बहुत बढ़िया मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं, हाँ, लेकिन तो क्या आपने एक ऑप्शन दे दिया लोगों को कि भाई आओ, ये मेरा अकाउंट नंबर है और इसमें पैसा डालो, और सबसे मैं एग्रीमेंट कर लेता हूँ, 5,000 लोग डाल दो, 10-10 हजार रुपए, मेरे पास पैसा हो जाएगा, मैं अपनी दुकान को शोरूम बना दूंगा और सबके शेयर्स हैं इस दुकान में। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है ना। ये तो नहीं पॉसिबल है। आपको सहारा स्कैम याद है? सहारा स्कैम, हाँ, याद है। सहारा स्कैम कुछ इसी तरह का स्कैम है। नियम ये है कि अगर आपकी कोई पार्टनरशिप कंपनी है, तो पार्टनरशिप कंपनी मतलब कि दो लोग मिलके, मैंने और आपने मिलके एक कंपनी बनाई। ऐसी पार्टनरशिप कंपनी में अधिकतम 50 लोग हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। जब आप 50 से ज्यादा होंगे तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। और जब आप 200 से ज्यादा होंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको जाके अपनी लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। कहां पे लिस्टिंग करवानी पड़ेगी? आपको एक्सचेंज में लिस्टिंग करवानी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ले पाएंगे, अदरवाइज आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं ले सकते। तो प्राइवेट लिमिटेड तब जाके आप पब्लिक लिमिटेड बनेंगे जब आपको पब्लिक का इन्वेस्टमेंट लेना है। तो आई बात समझ में? इसलिए कोई भी छोटा व्यापारी, मझला व्यापारी, बड़ा व्यापारी तब तक पब्लिक से, मास पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता जब तक कि उसके पास वो लिस्टेड ना हो, जब तक वो रेगुलेटेड ना हो, रेगुलेटर के अंडर ना आए। नहीं तो क्या होगा कि ऐसे तो सब लोग पैसा लेना शुरू किए तो एकदम से पैसा लेके वो गायब हो जाएंगे, विदेश चले जाएंगे और लोग यहाँ पागल हो जाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग सबको दिवाले कर देंगे। हाँ, सबको दिवाला कर देंगे, अपनी बातों में कन्विंस करके कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टॉक मार्केट किस लिए है? इसका मतलब क्या हुआ? स्टॉक मार्केट किसके लिए बना हुआ है? स्टॉक मार्केट आपकी सेफ्टी के लिए बना हुआ है। सेफ्टी के लिए कैसे बना हुआ है? सेफ्टी के लिए ऐसे बना हुआ है कि आप जब स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा डाल रहे हो उस कंपनी में, तो आपका पैसा क्या है? सेफ है। सेफ इन द सेंस कि वो पैसा आपका लेके भाग नहीं सकते। प्राइस फ्लक्चुएट होके वो पैसा जीरो हो जाए वो अलग बात है, कि प्राइस ही फ्लक्चुएट हो गई, कंपनी डूब गई, कंपनी बर्बाद हो गई, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आपने जो पैसा डाला हुआ है वो पैसे की वैल्यू कभी गड़बड़ नहीं होगी। इस बात को आप लोग भी बेहद ध्यान से समझिए कि स्टॉक मार्केट क्यों बना हुआ है। कोई आपको ऐसे कहता है कि हमारे कंपनी में पैसा डाल दो, या आपके पास बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, सब कुछ होता है, ऐसे केस में वो आपसे बोलते हैं कि हमको पैसा डाल दो, हमको पैसा डाल दो, इतना पैसा डाल दो, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ऐसी बातों पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। अगर आपको किसी भी बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, ऐसे केस में आपको लिस्टेड कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना है, जो कंपनीज ऑलरेडी एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं।
ऐसे केस में प्राइस की फ्लक्चुएशन होगी। मान लीजिए प्राइस ऊपर नीचे हुआ, मान लीजिए आपने 20 रुपए का शेयर खरीदा है, वो 5 पैसे का हो गया, 10 पैसे का हो गया, लेकिन वो प्राइस फ्लक्चुएशन है, वो कंपनी की परफॉर्मेंस है, उसमें आपका हैंड्स है, आप कंपनी की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आप कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हैं, आप कंपनी का पूरा डेटा एनालाइज कर सकते हैं, और वहां पर कंपनी आपका पैसा लेके भाग नहीं सकती। बट आप प्राइवेटली किसी कंपनी पैसा देंगे तो फिर वहां पर गड़बड़ी हो सकती है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का यही काम है। बेसिक, सबसे बेसिक नेचर स्टॉक मार्केट का, सेकेंडरी मार्केट का ये है कि वो आपके पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करवाए, बजाय कि कोई आपका पैसा लेके भाग जाए या कोई फ्रॉड व्यक्ति के आपके हाथ में आपका पैसा लग जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आपका रिस्क, काउंटर पार्टी मतलब आप और दूसरा ट्रेडर, दूसरा इन्वेस्टर, दोनों एक दूसरे के लिए काउंटर पार्टी होते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एब्सोल्युटली नहीं जानते हैं, फिर भी इन दोनों का रिस्क कौन मैनेज करता है? एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट मैनेज करता है। और इसके लिए दो कंपनीज बेसिकली इंडिया में काम करती हैं, CDSL और NSDL। नाम सुना होगा? हाँ, दोनों लिस्टेड कंपनी है, CDSL और NSDL। ये भारत में जितने भी शेयर्स की क्लियरिंग होती है उन क्लियरिंग को देखती है। तो ये बात तो हो गई किसकी? बेसिक स्टॉक मार्केट की, कि बेसिक स्टॉक मार्केट क्यों बना हुआ है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल आ रहा है दिमाग में? नहीं, कोई सवाल नहीं आ रहा है दिमाग में? इतनी बातें जानते थे आप पहले से? नहीं, इतनी बात नहीं जानते। अभी बहुत सारा सीखने को मिला मुझे। क्या नया सीखा आपने? जो अभी वो क्या कॉल आते, फ्रॉड कॉल के आप हमारी कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट करो, तो हम उस पर हम विश्वास ना करें। हम स्टॉक मार्केट में जो NSE और BSE वहां पर हम इन्वेस्ट बिल्कुल सही है, लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करें, है ना। तो ये बातें हमको जाननी जरूरी है, और इसलिए होता है स्टॉक मार्केट। अब दूसरा सवाल, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर है? इन्वेस्टिंग वो लॉन्ग समय के लिए होता है, ट्रेडिंग वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कह सकते हैं इन्वेस्टिंग लॉन्ग समय के लिए होता है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है। स्टॉक मार्केट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब समझते हैं? वो प्रोसेस आपको कीप ऑन डूइंग करते जाना, देन यू कैन थिंक अबाउट रिटर्न्स। अदरवाइज नेवर एवर। ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। इस बात को एकदम डैम क्लियर हो जाइए अपने दिमाग में। कोई भी एक ट्रेड ले रहे हैं, दैट ट्रेड डज नॉट गारंटी यू एनी प्रॉफिट, नाइदर लॉस। ना लॉस की गारंटी देता है वो ट्रेड आपको, ना ही प्रॉफिट की गारंटी देता है। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है जो हम यहां से आगे सीखेंगे, और आपको भी उसी प्रोसेस को फॉलो करना है जो हम यहां से आगे सीखेंगे। द रिटर्न, एब्सोल्युटली डोंट एवर थिंक अबाउट द रिटर्न। द रिटर्न कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि आप यहां पर क्या ले रहे हैं? हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने जा रहे हैं। हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? लो रिस्की इंस्ट्रूमेंट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। मॉडरेट रिस्की इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स के कंजर्वेटिव फंड्स में इन्वेस्ट कर लिया, आर्बिट्रेज फंड्स में इन्वेस्ट कर लिया, या थोड़ा और गए, थोड़ा इक्विटी और डेट का रेशियो लेकर के उसमें इन्वेस्ट कर लिया। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करने चलते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करने चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट। सो आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में नेवर एवर थिंक अबाउट द रिटर्न। अगर आप रिटर्न सोच के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये गलत सोच होगी। तो आज के बाद ये सोच बदल दीजिए। नहीं, आज से मुझे कुछ सीखने को मिला कि ये सोच थी, गलत सोच थी मेरी। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा हो रहा है मुझे भी, कोई पता नहीं कर, लॉस या प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। वो सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा, ये डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल सही है। तो क्यों करें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो क्योंकि वी आर गोइंग फॉर द एग्रेशन। सपोज करिए कि फिक्स्ड डिपॉजिट को रिटर्न्स दे रहा होगा बाजार में, रिकरिंग डिपॉजिट को रिटर्न्स दे रहा होगा बाजार में, म्यूचुअल फंड्स दे रहे होंगे, एग्रेसिव म्यूचुअल फंड जो भी दे रहे होंगे। अगर हमारे अंदर ये डिजायर है कि हमको उनको बीट करना है, बीट करना मतलब समझ रहे हैं, हमको उनको हराना है। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट, XYZ इंस्ट्रूमेंट, एक FD है, वो X% का रिटर्न दे रही है, मुझे X+1 चाहिए, तो मैं कहां चला जाऊंगा? म्यूचुअल फंड में चला जाऊंगा। एक म्यूचुअल फंड है, वो Y% का रिटर्न दे रहा है, मुझे Y+1 चाहिए, तो मैं कहां चलाऊंगा? स्टॉक मार्केट में चलाऊंगा। आई बात समझ में?
वट एवर द रिटर्न इज, मेरे को उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मैं चलाऊंगा। बट यू कैन नॉट से कि अगर एक्स इंस्ट्रूमेंट वाई रिटर्न दे रहा है तो मेरे को 1000 वाई चाहिए रिटर्न, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, 1000 नहीं, तो आपने मिल ही नहीं वैसा ही सकता। बोला। हाँ, आपकी कैलकुलेशन ने वैसा ही बोला कि हमारे जो दिमाग में सोचने की कैलकुलेशन बहुत गलत थी पहले से। हाँ, और आपकी भी अगर गलत है तो आज के बाद उसको त्याग दीजिएगा। बिकॉज इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग की बात अगर हम करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट में तो भी यू नीड नॉट टू थिंक, यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और ट्रेडिंग करते टाइम भी यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस ओनली, नेवर एवर थिंक अबाउट एनी रिटर्न आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी सोचना ही नहीं है आपको इस बारे में। आई बात समझ में? क्लैरिटी है इस बारे में? हाँ, आज हो गई मुझे क्लैरिटी। आज हो गई। तो आज क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या समझा आपने? आज मैंने ये सीखा कि मार्केट से जो भी हम ट्रेडिंग करते, मतलब वो प्रॉफिट या लॉस के बारे में हम सोच नहीं सकते। कर लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट, हमको खाली सेटअप को फॉलो करना चाहिए, सेटअप को फॉलो करना और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये हम आगे जाके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अब आज के हम फाइनल मुद्दे पर आते हैं, इस एपिसोड के फाइनल मुद्दे पर। और वो फाइनल मुद्दा क्या है, इस बात को समझिए। इस एपिसोड का फाइनल मुद्दा ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, क्या ऐसे केस में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे केस में आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे केस में आपको ETF में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे केस में आपको फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं करना चाहिए या रिकरिंग डिपॉजिट नहीं करना चाहिए? नहीं, म्यूचुअल फंड और ETF बहुत बेस्ट है, लॉन्ग समय के लिए वो अच्छा रिटर्न दे सकता है मार्केट। वो तो है, लेकिन आप क्या सोचते हैं पर्सनली, ये सोचिए। मतलब हाँ, स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो उधर इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें? हाँ, करें ना, जो प्रॉफिट निकले उसमें से उस पैसे को मतलब ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी डाल जो डाल प्रॉफिट सकते निकले हैं। वो, और जो आपका सरप्लस पैसा है उसमें से वो तो ऐसा भी चलती रहेगी, वो तो अलग से चलती रहेगी। ठीक है। तो यहां पर आपको इस बात को हमेशा तय करना है कि स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। इसको हिंदी में समझाता हूं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के कई सारे इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट है। यू नीड नॉट टू गेट स्टक्ड ओनली एट ओनली वन इंस्ट्रूमेंट। आपको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट में फंसे नहीं रहना है। यू हैव टू स्टे डाइवर्सिफाइड। दो तरह के रिस्क होते हैं दुनिया में, इस बात को याद रखिएगा। जब मैं इसको समझाऊंगा उसका नाम, जैसे एक हो गया सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा हो गया अनसिस्टमेटिक रिस्क। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों से भी पूछता हूं कि मैं दो एग्जांपल देता हूं, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। मैं दो एग्जांपल देता हूं। एक तो बादल फट गया, अभी अभी रिसेंटली उत्तराखंड में बादल फटा है ना, और पंजाब में भी बाढ़ आई है ना, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ। ये सिस्टमेटिक रिस्क था या अनसिस्टमेटिक रिस्क था? ये अनसिस्टमेटिक रिस्क था। अनसिस्टमेटिक रिस्क था। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाउएवर, अगर आपको लगता है कि ये अनसिस्टमेटिक रिस्क था तो आप गलत हैं, ये सिस्टमेटिक रिस्क था। अच्छा, क्या होता है सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क? समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये टेक्निकल फाइनेंस की भाषा है। क्या होता है सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क, दोनों को समझने की कोशिश करिएगा। अनसिस्टमेटिक रिस्क वो जिसको आप सिस्टमेटिक बना पाए या जिसको आप मैनेज कर पाए, और सिस्टमेटिक रिस्क वो जिसको आप मैनेज ही ना कर पाए। सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम से आया हुआ रिस्क, ऊपर वाले के सिस्टम से रिस्क आया हुआ है, समझिए। ये तो प्रकृति का रिस्क हो गया। हाँ, अनसिस्टमेटिक रिस्क आपका दिया हुआ रिस्क हो सकता है, तो फैब्रिकेटेड रिस्क हो सकता है। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या है? जो पूरा सिस्टम जनरेटेड रिस्क है, जिसको आप कभी टाल ही नहीं सकते। जैसे कि सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट आई। ऐसी गिरावट में ओवरऑल कोविड आ गया था, ओवरऑल सबके पोर्टफोलियोज क्या होंगे? डाउन होंगे, सबके पोर्टफोलियोज नीचे जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड रिस्क है। इसमें कोई अपने आप को बचा नहीं सकता, इस बात को हमको ध्यान रखना है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क में आप अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से बचने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई व्यक्ति होगा, जैसे अभी आज के समय में गोल्ड का भाव भागे जा रहा है, 1,20,000 रुपए तक गोल्ड पहुंच गया है ना। अब कोई व्यक्ति होगा जिसने अपने पूरे जीवन की सारी कमाई गोल्ड में डाल दी है, तो वो तो एकदम कह रहा होगा कि क्या बात है, मैं तो एकदम जबरदस्त पैसा कमा बैठा हूं गोल्ड में।
लेकिन अभी भी अगर उस गोल्ड को वो एग्जिट ना करे और गोल्ड यहाँ से 15-20% नीचे गिर जाए तो नुकसान हो जाएगा। अभी गोल्ड तो बहुत ही ऊपर चला है। यहाँ पर उसकी गलती क्या है? यहाँ पर उसकी गलती है अनसिस्टमेटिक रिस्क के साथ खेलना। गोल्ड गिर जाएगा, ऐसे केस में अभी भी वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके बचा सकता है। मतलब सारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ना रखने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट्स का कुछ परसेंट गोल्ड में रखा, कुछ परसेंट एफडी में रखा, कुछ परसेंट एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स में रखा, कुछ परसेंट मॉडरेट म्यूचुअल फंड्स में रखा, कुछ परसेंट को हम स्टॉक मार्केट में लगाए, कुछ परसेंट को हमने गोल्ड में लगा दिया। तो इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन से किसी एक सेक्टर में अगर बहुत तगड़ा फॉल या ऐसा कुछ होने वाला रहेगा, ऐसे केस में हम अपने आप को क्या कर पाएंगे? बचा पाएंगे। आई बात समझ में? आ गई। तो अब से जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो सके उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आप अपने जीवन में इस्तेमाल करिएगा। ओके, अभी से ये करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाइड रहना बेहद जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी व्यक्ति को, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो पहले, अभी तो मान लीजिए सबके बैंक में बैलेंस होता है, पहले वो पैसा लेकर के जाते थे तो ट्रेन में बस में ऐसा पैसा लेके जाते थे तो एक पॉकेट में पैसा नहीं रखते थे, अलग अलग पॉकेट्स में उसको स्प्लिट करके रख लेते थे, है ना। तो अलग अलग पॉकेट्स में स्प्लिट करने से क्या होगा? एक पॉकेट का अगर पिक पॉकेट हो भी गया, चोरी हो भी गया पैसा, तो भी क्या होगा? बच जाएगा, पैसा बचा हुआ। तो हमको वही काम करना है। एक ही बैंक में सारा बैंक बैलेंस नहीं रखना है। मान लीजिए उस बैंक बैलेंस पर आरबीआई की कोई वॉच आ गई जिसमें उसने बोला कि 5,000 रुपए से ज्यादा आप निकाल नहीं सकते आज से, तो क्या होगा? फंस जाएंगे। जैसे आप देखते हैं बैंकों के बाहर लाइन खड़ी रहती है, कई बार न्यूज समाचार में आता है, आप देखते हैं किसी बूढ़े आदमी को वहां परेशान रहता है और कैमरे पर चिल्ला रहा होता है, फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। कोई भी जवान यंग आदमी परेशान हो रहा होता है, किसी को अपने लड़की की शादी करनी है, तो क्यों परेशान हो रहा होता है? क्योंकि उसने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने पूरे पैसे को डाइवर्सिफाई नहीं किया। बैंक ने तो कभी ये नहीं कहा, आरबीआई ने तो कभी ये नहीं कहा कि आपका पैसा वापस ही नहीं मिलेगा। आरबीआई ने कहा निकालने पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, निकाल नहीं सकते आप। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में यही होगा कि अगर आप अपने बैंक बैलेंस तक को डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, मतलब अगर मान लीजिए आपके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो एक ही बैंक में क्यों रखना? 2.5 लाख रुपए के 4 बैंक अकाउंट खोलने का कोई पैसा तो लगता नहीं है। तो 4 बैंक अकाउंट खोल के वहां पर रख सकते हैं, वहां मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बैंक अकाउंट का। इसके अलावा फिर आप स्टॉक मार्केट में आएंगे तो मल्टीपल तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, डेट में इन्वेस्टमेंट करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना, हर चीज को इन्वेस्ट करके हमको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। और अगर हम ये करेंगे तो हम जाके अपने पोर्टफोलियो को खूबसूरत तरीके से सजा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हाँ, आ गई मुझे समझ में। इसके आगे अब हम लोग टेक्निकल्स में जाएंगे। अगले एपिसोड से टेक्निकल सीखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, ऑप्शन चेन को समझना शुरू करेंगे। आज हमने ये बेसिक का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म किया और 7 डेज चैलेंज में आप भी मेरे बगल में इसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। कैसे बैठ सकते हैं? ऐसे बैठ सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए और जा करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो भी डिटेल दिया हुआ है, 3-4 चीजें दी हुई है, उसको बस फिल कर दीजिए। कोई पैसा रुपया नहीं लगेगा। हम हर हफ्ते में एक स्पिन द व्हील करते हैं और जब स्पिन द व्हील होगा आपको कॉल आएगा और आपको हमारे पास आने के लिए हम टिकट भी भेज देंगे, हमारे पास स्टे करने के लिए हम होटल भी दे देंगे आपको, जहां आप होटल से स्टे करेंगे वहां से स्टूडियो आने के लिए हम कार भी दे देंगे, आपको खाने का पैसा भी दे देंगे, आपको लंच भी करा देंगे, डिनर भी करा देंगे, सब कुछ करा देंगे और ये सब करके हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। यानी कि सिखाने का कोई पैसा नहीं लगेगा, नहीं सीखने का पैसा लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए? जज्बा, यहाँ आने के लिए इच्छा शक्ति, है ना। और अगर ये जज्बा और ये पॉजिटिविटी आपके अंदर रही तो आपकी तरह यहाँ के बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं ना? हाँ, बैठ सकते हैं। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, हम लोग बात करना शुरू करेंगे, एक्शन पैक्ड बात करना शुरू करेंगे। कैसा लगा ये एपिसोड बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके, और ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। एक बार आप भी बोल दीजिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। और हम लोग फिर मिलेंगे। कौन सा एपिसोड का नाम क्या है? 7 डेज चैलेंज। फिर मिलेंगे हम 7 डेज चैलेंज में।